श्रीनगर है। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजमुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में हलकों की हदबंदी के अमल को चैलेंज करने वाली अर्जी को किया मुस्तरद। गोश्त के शोबे में खुद इन्हिसारी हासिल करने के लिए सरकार ने 329 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। अपोजिशन के एहतजाज के तनाजुर में राज्यसभा की आज की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। इजलास का दूसरा मरहला अब 13 मार्च को होगा शुरू और आज मनाया जा रहा है रेडियो का आलमी दिन। वज़ीर आज़म ने नशरियात से जुड़ी बरादरी को मुबारकबाद की पेश। खबरें तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है जिसमें मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में असम्बली और लोकसभा हलकों के नए सिरे से हदबंदी के लिए कमीशन तश्कील देने के सरकार के फैसले को चैलेंज किया गया था। इससे पहले मरकजी सरकार की जानिब से मुकर्रर किए गए हदबंदी कमीशन को जम्मू कश्मीर तंजीमी 9 एक्ट 2019 के दायरे इख्तियार के मुताबिक मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हलकों की हदबंदी का काम सौंपा गया था। हदबंदी से मुतल्लिक कमीशन ने जम्मू खित्ते के लिए 6 इजाफी असम्बली हल्के बनाए हैं जबकि कश्मीर वादी के लिए मजीद एक हल्का बनाया गया है। हदबंदी कमीशन का हुक्म आने के बाद साबिका रियासत में इंतखाबात की राह हमवार हो गई है जहां पिछले असम्बली चुनाव 2014 में हुए थे। जम्मू कश्मीर बतौर खास वादी में गोश्त की काफी इस्तेमाल के तनाजुर में और यूटी में मटन की दरामद को कम करने की गर्ज से सरकार ने अगले 5 साल के लिए 329 करोड़ रुपए के एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूर किया है ताकि मटन सेक्टर में खुद इन्हिसारी हासिल की जा सके। इस प्रोजेक्ट का मकसद रोजगार के 6000 मौके कायम करने के साथ साथ मटन सेक्टर में 122 कारखाने लगाना भी है। ये जानकारी सरकार के एक प्रेस बयान में दी गई है। बयान में बताया गया है कि प्रोजेक्ट में जिस बड़े कदम का मंसूबा है उसमें मटन की नस्लें दरामद करना है जिनसे जानवरों को आला जेनेटिक मेरिट फराहम करने के लिए 72 नस्लों पर मबनी फार्म कायम करनी है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का मुद्दा सालाना 1 लाख मस्टूर हमल अंजाम देने और हर साल 400 नए कमर्शियल फार्म कायम करना भी है। बयान में ज़री पैदावार महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू का हवाला देकर बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में मटन सेक्टर की तरक्की और बेहतरी में सरमाया लगाने से न सिर्फ पैदावार को बढ़ावा मिलेगा और दरामदाती लागत में कमी आएगी बल्कि इससे लोगों को मयारी और महफूज गोश्त फराहम होगा। रवायती किसानों के रोजगार में बेहतरी होगी। नीज खत्ते में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। राज्यसभा की कार्रवाई अगले महीने की 13 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले मरहले के आज आखिरी दिन अपोजिशन अरकान के एहतजाज के तनाजुर में ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पड़ी। ये अरकान अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की रायजनी को हज़फ किए जाने, अडानी ग्रुप मामले और दीगर अमूर पर एहतजाज कर रहे थे। आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी और बीआरएस अरकान की जानिब से पेश किए गए अल्तवाब की नोटिस नामंजूर कर दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों अवामी से सदर जमहूरिया के खिताब का शुक्रिया की तहरीक के सिलसिले में अपनी रायजनी को रिकॉर्ड से हटाए जाने का मामला उठाया। चेयरमैन मौसूफ ने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि सदर नशीन किसी दबाव में काम कर रही है। उन्होंने ऐवान में कार्रवाई का वीडियो बनाने की बिना पर कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट रजनी पटेल के खिलाफ कार्रवाई को भी सही ठहराया। बाद में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दीगर अपोजिशन अरकान रायजनी को हज़फ किए जाने के मामले के साथ साथ अडानी ग्रुप मामले की जांच मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से कराए जाने के अपने मुतालबे की हिमायत में नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। सदर नशीन ने ऐवान की कार्रवाई में दानिस्ता तौर पर रुकावट डालने पर नाखुशी का इजहार किया। उन्होंने एहतजाज करने वाले अरकान से बार बार कहा कि वो ऐवान का कामकाज होने दें लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई अगले महीने की 13 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी जब बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत का निशाना 2024-25 तक दिफाई बरामदात को $5 अरब तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दिफाई सामान तैयार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मरकज बन जाएगा। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में आज सुबह एरो इंडिया 2023 की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क आज नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है और एरो इंडिया 2023 इसकी एक शानदार मिसाल है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया के मौजूद से मुतल्लिक मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त की अक्कासी होती है। एरो इंडिया का मौजू है अरबों मौकों की जानिब उड़ान।
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم کی قابل قیادت میں بھارت ہر شعبے میں ایک لیڈر کے طور پر ابھر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایرو انڈیا سے دفاع کے شعبے کو نئی قوت ملی ہے. آج دنیا بھر میں ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن عام لوگوں اور میڈیا میں ریڈیو کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور ریڈیو کے ذریعے معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی غرض سے ہر سال منایا جاتا ہے. ریڈیو کے 12ویں عالمی دن کا موضوع ہے ریڈیو اور امن. اقوام متحدہ کی تعلیم سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو نے آزادانہ طور پر کام کرنے والے ریڈیو کو تنازع کی روک تھام اور امن قائم کرنے کے لیے ایک اہم ستون قرار دیا ہے. یہ دن دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے لوگوں تک اپنی رسائی رکھنے والی اور لوگوں کو ایک ساتھ لانے والی ریڈیو کی منفرد طاقت کو یاد کرنے کا بھی دن ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ریڈیو کے عالمی دن کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ایک ٹویٹ میں انہوں نے اس خصوصی دن کے موقع پر ریڈیو کے تمام سامعین، آر جے اور نشریاتی ایکو سسٹم سے وابستہ تمام لوگوں کو مبارکباد دی ہے. پرسار بھارتی کے سی ای او گورو دویدی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ایک عوامی وسیلے کے طور پر ریڈیو اب تقریباً ایک صدی سے دنیا بھر میں عوامی زندگیوں کا ایک انداز طے کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. On the occasion of World Radio Day 2023, the theme of World Radio Day this year is Radio and Peace, a subject so intrinsic to the basic mandate of the public broadcasters of the world. These organizations have been relentlessly endeavoring to preserve sanity in a world that's getting increasingly mercurial. This year's theme is of special significance to India and All India Radio in particular. In the backdrop of the sheer magnitude of voices clamoring for audience's attention on World Radio Day, my best wishes to all radio listeners. آکاشوانی کی ڈائریکٹر جنرل وسودھا گپتا نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ اس سال کا موضوع ہے ریڈیو اور امن، جس کی جڑیں خاص طور پر پوری دنیا میں عوامی خدمات کی نشریات کے مرکزی مقصد میں پیوست ہیں. विश्व रेडियो दिवस 2023 के शुभ अवसर पर देश के समस्त और कन्वर्जेंस के इस युग में विश्व के सभी रेडियो श्रोताओं का अभिनंदन. इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और शांति, जो विशेष रूप से दुनिया भर के लोक सेवा प्रसारकों के मूल उद्देश्यों में निहित है. इन संस्थाओं ने विश्व की अनेकों उथल पुथल के बीच समाज में संतुलन बनाए रखने का निरंतर प्रयास करते हुए सुनिश्चित किया कि आवाजें अनसुनी न रह जाएं. स्पष्ट सी बात है, इस वर्ष की थीम भारत के लिए और खास तौर से आकाशवाणी की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है. اس دوران ورلڈ ریڈیو ڈے کے تعلق سے نئی دلی کے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں آج ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں کئی مقررین نے ریڈیو ڈے کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی. تقریب پر آل انڈیا ریڈیو سری نگر کی خبروں کے شعبے کے سربراہ اور جوائنٹ ڈائریکٹر نیوز گرو پرساد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر کی خبروں کا شعبہ لوگوں تک صحیح اور بر وقت خبریں پہنچانے میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے. انہوں نے وادی میں 2014 کے تباہ کن سیلاب کے دوران خاص طور پر آکاشوانی سری نگر اور شعبہ خبر کی نمایاں خدمات کا ذکر کیا اور کہا کہ اس سنگین اور پر چیلنج صورتحال کے دوران جب جانکاری کے سبھی ذریعے تقریباً بند ہو گئے تھے تو صرف ریڈیو ہی ایسا ذریعہ بچ گیا تھا جو لوگوں کو پل پل کی خبر اور سیلاب کی تازہ ترین جانکاری دے رہا تھا. انہوں نے کہا کہ خبروں کے شعبے نے اس دوران قابل فخر کام انجام دیا. گرو پرساد نے کہا کہ نیوز سیکشن فرضی خبروں کا توڑ کرنے اور ہر خبر کو اس کے صحیح روپ میں پیش کرنے میں بھی کامیاب ہوا ہے. محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری آلوک کمار نے آج جموں میں صوبے کے تمام 70 کالجوں کے پرنسپلوں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی. اس میں اعلیٰ تعلیم محکمے سے جڑے مختلف امور پر غور و خوض کیا گیا جن میں نصابی معاملات، NCC، NSS، کھیل کود اور غیر نصابی سرگرمیاں شامل تھی. پرنسپل سیکرٹری نے کالجوں خاص کر 2019 میں قائم کی گئی کالجوں کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا. انہوں نے ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں مزید معقولیت لانے کے لیے اپنے خیالات اور ویژن بھی پیش کیا. میٹنگ کے دوران کالج پرنسپلوں نے کئی معاملات ابھارے جن پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. پرنسپلوں کو ان کی طرف سے پیش کی گئی شکایات کا فوری نپٹارہ کرانے کا یقین دلایا گیا.
गुलमर्ग में जारी खेलो इंडिया का तीसरा शुमारा खत्म होने में अब जबकि एक दिन बाकी रह गया है, ऐसे में आज का दिन काफी मसरूफ रहा और आज कई खेल मुकाबले मुनक्कद हुए। आज खेलों और अमूर नौजवान के मरकजी वज़ीर मुमलिकत नीतीश प्रमांक ने कोमडोरी और अफरवट का दौरा किया और वहां जारी खेलो इंडिया की सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें अपनी सख्त मेहनत जारी रखने के लिए हौसला अफजाई की ताकि वो अपनी सलाहियतों को साबित कर सके। मरकजी वजीर ने कोमडोरी से एल्पाइन जी स्लालम तक स्नो बाइक सवारी का भी मजा लिया। स्टेडियम के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खेल और अमूर नौजवान की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खेल व अमूर नौजवान की मरकजी वजारत जम्मू कश्मीर में स्टेडियमों समेत खेल कूद के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के अलावा स्पोर्ट्स में इंसानी वसाइल की तरक्की को तरजीह दे रही है। बाद में वो गोल्फ क्लब गए जहां खिलाड़ियों हुकाम ने उनका खैर मकदम किया। उन्होंने इस मौके पर स्नो शो रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। आज के दिन मुख्तलिफ खेल मुकाबले मुनक्कद हुए और फातिहीन में मेडल तकसीम किए गए। आज जिन खिलाड़ियों ने सोने की तमगे जीते उनमें स्प्रिंट मैन में उत्तराखंड के जयदीप भट्ट, स्नोबोर्ड जी सलालम में फौज के कुलविंदर शर्मा, स्नोबोर्ड में जम्मू कश्मीर के वकार अहमद लोन, एल्पाइन स्लालम में हिमाचल प्रदेश के राहुल ठाकुर और जम्मू कश्मीर के फैजान अहमद लोन शामिल हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल अहल उम्मीदवारों से CUET 2023 के जरिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए दरख्वास्त तलब करती है। यह इम्तिहान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए मुनक्कद होगा। इम्तिहान की तफसीलात www.nta.ac.in या CUET.samarth.ac.in या www.cukashmir.ac.in पर लॉग इन किया जा सकता है। शब मेराज के आने वाले बाबरकत मौके से कबल जिला इंतजामिया गांधरबल की खुसूसी टीमों ने पूरे जिले में मार्केट चेकिंग मुहिम में तेजी लाई है। ये मुहिम जिले के डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर शुरू की गई है ताकि गांधरबल के बाजारों में गरम फरोशी और मुनाफाखोरी पर काबू पाया जा सके। मार्केट चेकिंग के दौरान कसूरवार दुकानदारों पर जुर्माना आयद किया गया जबकि मौके पर ही गली सड़ी सब्जियों और दीगर अशिया को जाय किया गया। उधर कुपवाड़ा जिले में शब मेराज और महाशिवरात्रि के मौकों के पेश नजर जिले में गजाई अजनास और दीगर लाजमी चीजों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए आज एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में मौजूद ताजिर अंजुमनों और मार्केट एसोसिएशनों के अहदेदारों से कहा गया कि वो सरकार की तरफ से मुकर्रर किए गए निर्खों पर अशियाई जरूरिया की अहसन और बगैर तवालत के फराहमी को यकीनी बनाए और कालाबाजारी और मुनाफाखोरी से बाज रहें। जम्मू कश्मीर जमीयत अनवारुल इस्लाम की तरफ से हवल श्रीनगर में आज एक दीनी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जिसमें कई मजहबी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमाए किराम ने मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत पर रोशनी डाली। वादी के रूहानी बुजुर्ग हजरत शेख अब्दुल रशीद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स कल यानी 14 फरवरी को पतली बाग नसरुल्लाहपुरा बड़गाम में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज रात भर शबखानी की महफिल आरास्ता होगी। BSF ने अपने हेलीकॉप्टर के जरिए 4 लाशों को आज कुपवाड़ा से टंगदार एयरलिफ्ट किया है। हमारे कुपवाड़ा नुमाइंदे के मुताबिक करनाल टंगदार से ताल्लुक रखने वाले ये 4 अफराद श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में चल बसे थे और इन लाशों को चौकीबल टंगदार सड़क बंद रह जाने और साधना पास पर बर्फानी तूदे के खतरे के सबब टंगदार मुंतकिल करना नामुमकिन बन गया था। अलबत्ता जिले के डिप्टी कमिश्नर की दरख्वास्त पर BSF ने चॉपर फराहम किया जिसके जरिए इन लाशों को टंगदार पहुंचाया गया। वहां से वापसी पर इसी चॉपर के जरिए 3 नाजुक मरीजों को भी उनके 3 तीमारदारों और 1 मेडिकल असिस्टेंट के साथ कुपवाड़ा पहुंचाया गया। मौसम वादी में आज अगरचे मौसम खुश्क रहा अलबत्ता ठंडी हवाओं की वजह से खासी सर्दी महसूस हुई। इस सर्दी के नतीजे में शबाना दर्जा हरारत फिर नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया है। गुलमर्ग में रात का दर्जा हरारत -11 डिग्री सेल्सियस जबकि पहलगाम में ये -10 डिग्री और श्रीनगर में शबाना दर्जा हरारत -4 डिग्री दर्ज किया गया। इस बीच महकमे मौसमियात ने कल शाम तक लगातार मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।